नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो नवंबर 2017 के पेपर 3 का एक पार्ट हमने पिछले वीडियो में किया था। उसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम विचार प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनाटॉमी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि निम्न में से कौन कौन से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कार्य हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख कार्य हमें पता रहता है कि एल्वोलाई पे जाकर ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज करना, तो वो एक कार्य है। लेकिन उस कार्य के अलावा भी रेस्पिरेटरी फंक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम के और भी कार्य होते हैं, जैसे आपका वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन और रेस्पिरेशन अलग है। रेस्पिरेशन होता है कि एल्वोलाई के स्तर पर या लंग्स के स्तर पर O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, वो रेस्पिरेशन है। वो ब्लड की कैपिलरीज के साथ में होता है। वेंटिलेशन है कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना और शरीर के अंदर जो CO2 है उसको बाहर निकालना। तो स्वच्छ या ऑक्सीजन युक्त वायु को बाहर से लेना और अंदर की वायु को निकालना, इसको आप वेंटिलेशन कह सकते हैं। तो वेंटिलेशन भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य है। विजन कार्य नहीं है, विजन तो देखना है, वो आंखों का कार्य है। प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग, ओल फंक्शन का, आपका ओल फैक्शन का मतलब स्मेल करना, तो वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ही होता है आपका। क्रिएशन ऑफ साउंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स में एक पार्ट आपका वोकल कॉर्ड पाया जाता है, तो जो आपकी साउंड को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है। तो उस आधार पे देखें तो ACD था थर्ड ऑप्शन आपका ठीक बनता है। आगे हिंदी से देखते हैं हम। ये योग दर्शन का प्रश्न है आपका, किसके अंतर्गत स्त्यान, संशय, अविरति और भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है। ये चित्त के विक्षेप है। 9 विक्षेप आते हैं आपके समाधि पाद में चित्त के, तो उन्हीं में से कुछ विक्षेपों को यहाँ पर लिखा गया है। तो उनको चित्त विक्षेप भी कह सकते हैं, चित्त अंतराय भी कह सकते हैं। ये दोनों पर्यायवाची हैं। वहाँ पे महर्षि व्यास ने इनके काफ़ी सारे पर्यायवाची दिए हैं। विघ्न भी कहा है, अंतराय भी कहा है, विक्षेप यहाँ पे लिखा ही है आपका, और बाधक तत्व भी कहा है। तो किसी भी प्रकार के शब्दों से पूछा जा सकता है। C और D नहीं बनेगा। सहभुव है कि जो विक्षेपों के साथ रहने वाले हैं। ये 5 होते हैं आपके, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। तो सहभुव और उपविक्षेप पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर तो विक्षेपों के बारे में पूछा जा रहा है, न कि उपविक्षेप के बारे में, इसलिए आपका A और B ऑप्शन सही बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये आयुर्वेद से है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए आहार के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार लाभदायक हैं। तो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति किन आहारों का सेवन करे कि जिससे वो लाभकारक हो। तो पित्त प्रकृति में देखेंगे तो आपका कि 3 प्रकार के रसों का सेवन उसके लिए बताया जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। वात पित्त कफ में जैसे पित्त जो है तो उसका शमन किस किस रस से होता है आपका, मधुर, तिक्त और कषाय से होता है। और कटु, अम्ल और लवण है वो पित्त को कुपित करते हैं। तो उस आधार पे अगर हम देखें तो अम्ल है आपका, और ये आपका पित्त को कुपित करेगा। ठीक है, अम्ल वाला पार्ट हो गया। कटु, अम्ल, लवण, कटु भी इसको पित्त को कुपित करेगा। हमें तो लाभकारक पार्ट को देखना है, तो A और C को हटा दो तो बना आपका B और D। लेकिन UGC वालों ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने का कारण उतना स्पष्ट नहीं है, तो लेकिन थोड़ा पार्ट ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन 4 पार्ट में से 3 तो रस दिए हैं, शीत रस नहीं दिया है, तो इस कारण से शायद कैंसिल किया हो। क्योंकि मधुर है वो पित्त को शांत करता है, तो उसके अलावा कोई और कषाय इत्यादि का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था जो उसको शांत कर सके। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, अलग गुण दिया है यहाँ पे शीत का। लेकिन अगर देखें तो शीत भी पित्त को शांत करता है, शमन करता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे गुण इसके, तो जैसे पित्त की सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण इत्यादि गुण हैं, और जो शीत है वो उष्ण का विपरीत है, तो पित्त का शमन करने वाला है। तो उस दृष्टि से देखें तो शीत भी ठीक है आपका, लेकिन उन्होंने कैंसिल किया है तो कोई बात नहीं। वैसे आपका B और D ऑप्शन आपका ठीक होना चाहिए था, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होता। आगे देखिएगा,
आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार बीमारियां मुख्य रूप से किस कारण से होती हैं? तो चरक संहिता में आता आपका कि जो धातु वैषम्य है, तो धातु में वहाँ पर धातु तो ली ही ली है, वात पित्त कफ दोषों को भी लिया गया है। तो धातु और दोष इन दोनों की विषमता के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होती है। उस आधार पे देखिए तो दोष का असंतुलन, दोष मतलब वात पित्त कफ का असंतुलन, 7 धातुएं आपकी, उन धातुओं का असंतुलन, तो 2 ही कारण आयुर्वेद के ग्रंथों में मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तो ए और डी ऑप्शन बनेगा आपका, तो 4th ऑप्शन बन जाएगा। बाकी जो पार्ट हैं वे आयुर्वेद के अंतर्गत स्वीकार नहीं किए जाते हैं। वैसे कारण तो हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है कि आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार क्या स्वीकार किए जाते हैं, तो वात पित्त कफ और 7 धातुओं पर ही वो फोकस करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसको इंग्लिश से देख लेते हैं 39 को। ये आपका एनाटॉमी का है। एज पर रिसर्च एविडेंसेस रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद, कि जो ब्लड प्रेशर है उसका कम होना ये किस प्रकार या किस से संबंधित है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट को दिया इन्होंने, कैटेकोलामाइंस को दिया है और कोर्टिसोल को दिया है। तो कैटेकोलामाइंस में एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये 3 पार्ट आते हैं। ये अलग से पूछा भी गया है आपसे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये पार्ट जैसे एपिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन है, ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो यदि कैटेकोलामाइन आपका बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो लेकिन अगर कैटेकोलामाइंस का स्राव आपका कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऐसे कोर्टिसोल भी आपका स्ट्रेस हार्मोन है। तो स्ट्रेस हार्मोन मतलब आपकी बीपी को इंक्रीज करेगा अगर कोर्टिसोल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यदि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है तो कोर्टिसोल का स्राव भी कम होना चाहिए। तो दोनों ही पार्ट में डिक्रीज वाला पार्ट आपको लेना है कि ए और सी, कि बीपी अगर आपका कम हो रहा है इसका मतलब है कि कैटेकोलामाइंस जो हैं वे आपके कम मात्रा में स्रावित हो रहे हैं और कोर्टिसोल भी आपका कम मात्रा में स्रावित हो रहा है। तो इनके कार्य भी आपको जानना चाहिए। कोर्टिसोल से, कैटेकोलामाइन से कई बार प्रश्न आपके आगे भी आएंगे, आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हिंदी से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलनात्मक आसन है। ये 10th यूनिट से आपका कि जो बैलेंसिंग पोस्चर्स है वो कौन कौन से हैं। जैसे गरुड़ासन है, नटराज आसन है, आप अच्छे से जानते ही इन सब के बारे में। ये दोनों आपके संतुलनात्मक आसन हैं। तो उस आधार पे ए और सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को आसनों की जानकारी नहीं है तो उसमें ये कर सकते हैं कि जो भी आसन आता है उसको आप नेट पे डाल के उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। उस पिक्चर के आधार पे आपको पता रहेगा कि किस प्रकार का पोस्चर इसमें बनता है। और ये 10th यूनिट का जो सिलेबस है वो आप अच्छे से देखिए कि कौन कौन से आसन उन्होंने जो बैलेंसिंग में दिए हैं, कौन से खड़े होने वाले, कौन से बैठ के करने वाले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, वो आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी 1-2 प्रश्न आपके आ जाते हैं। फिर कथन कारण के जो क्वेश्चन हैं वो हमने अलग से वीडियो में किए हैं, आप वहीं पर देखिएगा। और एक पार्ट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो, आपको स्पष्ट ना हो रहा हो, मेरी व्याख्या आपको ठीक ना लग रही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं और अच्छे से आपको प्रस्तुत कर सकूं। आगे क्रम से क्वेश्चन आए हैं आपके, क्रम वाले, कि योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुने। बिल्कुल सिंपल है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। काफ़ी सिंपल पार्ट था। तो CADB अर्थात 3rd ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये योग वशिष्ठ से हैं। योग वशिष्ठ में जो 7 ज्ञान भूमिकाएं आपकी दी गई है, उन ज्ञान भूमिकाओं में अलग अलग नाम भी आपके दिए गए हैं। तो वो नाम आपको मैं दिखाता हूं, देखिएगा। ये ज्ञान भूमिकाओं के लिए ये चार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 ज्ञान भूमिकाओं का क्रम आपको ध्यान होना चाहिए। उनके मूल संस्कृत में अलग अलग नाम दिए हैं। विचारणा, असंग भावना, विलापिनी, जो कि आपके प्रश्न में आया है। चतुर्थ मतलब सत्वापत्ति जो है उसको विलापिनी कहा जाता है। इनको अलग अलग अवस्थाओं से भी जोड़ा जाता है, जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ता, तुरिया, तुरियातीता। और हिंदी व्याख्याकारों ने उनके और भी अलग नाम दिए हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जिसको सविकल्पक समाधि भी कहते हैं। फिर इनके अलग और भी नाम आते हैं, ब्रह्मवित्त, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान और ब्रह्मविद्ध वरिष्ठ। तो काफ़ी पुरुषार्थ से मैंने इसका संकलन किया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें ज्ञान भूमिकाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। इस आधार पे आप अगर प्रश्न देखते हैं तो आपका उत्तर बनेगा पहले श्रवण आएगा, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, मतलब DBE। तो DBE 2 में है। फिर उसके बाद में आपका आएगा
विलापिनी, उसके बाद आपका आएगा ब्रह्मविद। जैसे आपका था विलापिनी आपका चतुर्थ में था, ठीक है, विलापिनी हो गया आपका, फिर आपको उसके साथ ही ब्रह्मविद भी पार्ट आपका दिया हुआ है। तो वैसे तो दोनों के दोनों पार्ट आपके समान सेट वाले हैं, तो उस आधार पे अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका उस अनुसार गलत होना चाहिए था, क्योंकि विलापिनी और ब्रह्मविद एक ही स्थिति है, इसमें कोई क्रम नहीं है। फिर भी व्याख्याकार जो हैं विलापिनी को पहले मान के फिर ब्रह्मविद अवस्था को मानते हैं। इस आधार पे आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बन जाएगा श्रवण, मनन, निदिध्यासन, विलापनी और ब्रह्मविद। या फिर ये हो सकता है कि वो ब्रह्मविद ना होकर ब्रह्मविद वर होना चाहिए था, उन्होंने गलत लिख दिया है, लेकिन यही इन्होंने स्वीकार किया है। तो DBEAC ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें बन जाता है। आगे देखिएगा, योग दर्शन से आपका चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनका क्रम यहाँ पर दिया है। इसमें एक पार्ट आपको और ध्यान रखना चाहिए कि मूल योग सूत्रों में कहीं पर भी चित्त की 5 भूमियों का उल्लेख नहीं है। चित्त की 5 भूमियों का जो उल्लेख किया गया है आपका, वो योग दर्शन के प्रथम सूत्र में महर्षि व्यास जी ने किया है। और उन 5 प्रकार की भूमियों की जो व्याख्या है कि उसमें क्या क्या सत्वरजस की स्थिति बनती है, वो आपके दूसरे सूत्र में महर्षि व्यास ने दी है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि चित्त भूमियों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो योग सूत्र में ना होकर व्यास भाष्य में वो दिया गया है। तो इसमें आपका सबसे पहले क्षिप्त, क्षिप्त के बाद वैसे तो मूढ़ आना चाहिए था, मूढ़ नहीं दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद विक्षिप्त आ जाएगा, फिर एकाग्र आ जाएगा, फिर निरुद्ध आ जाएगा। तो DABC अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका बन जाता है। वैसे 5 का क्रम बनता है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्राणायाम के पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरंड ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो वहाँ पर आपके घेरंड ऋषि ने अलग अलग क्रियाओं का क्रम दिया है कि प्राणायाम करने से पहले आप पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो उस क्रम का इन्होंने पूछा है कि क्या क्रम वहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों से भी कई बार प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो उसका क्रम देखिएगा, आपका ये क्रम है कि पहले स्थान का निर्णय करना है आपको, फिर काल, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शुद्धि। इस प्रकार से क्रम आपको देखना चाहिए। तो स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शुद्धि, तो इस प्रकार से तो DBAC तो सेकंड ऑप्शन आपका, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन DBAC फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। तो पहले स्थान का निर्णय करेंगे, फिर काल का, फिर मिताहार का, फिर आपका नाड़ी शुद्धि करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। अगला एनाटॉमी का है, तो उसको हम इसमें देख लेते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जब एंड होता है तो सीकम से स्टार्ट होता है, तो सीकम आएगा, फिर कोलोन है, कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, लेकिन यहाँ पे सिंपल कोलोन लिखा है। कोलोन के बाद रेक्टम आता है, फिर एनल कनाल आता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा CABD था थर्ड ऑप्शन आपका ठीक रहेगा इसके अंदर। हिंदी से देखें, ये 7 धातुएं हैं आपकी, तो उसमें से कुछ धातुएं लिखी, उनका क्रम पूछ रहे हैं, क्रम क्या बनेगा। तो रस नहीं लिखा है तो रक्त है, तो रक्त, रक्त के बाद में आपको मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद अस्थि, अस्थि के बाद मज्जा, ये क्रम रहेगा आपका। ये क्रम भी 7 का इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और इन 7 के साथ में कुछ महाभूत भी जुड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ये है 7 धात्विक क्रम से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, और इनसे संबंधित जो महाभूत है वो भी मैंने लिखे हैं। इनसे भी प्रश्न आपका आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ऊपर से शुरू करते हुए प्राणिक शरीर के सही क्रम को चुनिए कि सबसे ऊपर कौन सा प्राण है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सामान्य जो प्रचलन है उसके आधार पर बनाना है, क्योंकि भिन्न भिन्न ग्रंथों में इनके स्थान भी बहुत अलग दिए हैं। लेकिन जो कॉमन पार्ट है आपका हृदय प्राणे गुदे पाना समानो नाभिमंडले, जो प्रसिद्ध है आपका, उस आधार पर देखिए तो सबसे ऊपर उदान आता है आपका। फिर उदान क्योंकि कंठ से ऊपर रहता है, हृदय में प्राण है तो उससे नीचे प्राण आ गया, समान आपका नाभि में है तो समान आ गया, फिर नाभि से नीचे आपका अपान रहता है तो अपान आ गया। तो उदान, प्राण
और फिर समान, फिर अपान, ये आपका क्रम बनेगा। तो BADC, BADC तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। उसके बाद लघु शंख प्रक्षालन की विधि में आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो लघु शंख प्रक्षालन में 5 आसन आपको क्रम से करने पड़ते हैं उसमें। तो सबसे पहले ताड़ासन करते हैं, ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन करते हैं, तिर्यक ताड़ासन के बाद में कटी चक्रासन करेंगे, फिर तिर्यक भुजंगासन करेंगे और उसके बाद में आपका उदराकर्षण आसन करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से अगर मैच करेंगे आपका तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा BEACD। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी आपके प्रश्न इससे आ सकते हैं। ये 10th यूनिट से आपका वहाँ पे लघु शंख प्रक्षालन की विधि के बारे में कहा गया है, तो वही विधि का क्रम यहाँ पे दिया है इन्होंने। फिर शिक्षण के चरणों की सही क्रम की पहचान करें, ये 9th यूनिट से है आपका एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो शिक्षण का क्या सही क्रम हो सकता है, तो हम देखते हैं कि जब भी हम कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, जो जॉइंट्स के व्यायाम होते हैं, जिससे जोड़ों का जो मूवमेंट है आपका वो मूवमेंट ठीक से हो जाए। तो उसके लिए आपका क्या होगा, पहले संधिगत व्यायाम कराएंगे, उसके बाद हम उसमें शिक्षण देते हैं कि क्या क्या सिखाना है, मतलब उसका प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद उसका अभ्यास कराया जाता है। उसके बाद मन बहलाव, मतलब सामान्य जो मन से संबंधित चीज़ें हैं जिससे मन शांत हो सके, तो उस प्रकार की चीज़ें कराई जाती हैं। इस आधार पे ऑप्शन आपका बनता है, तो सेकंड ऑप्शन बनेगा BACD। तो उतना सही क्रम भी कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने जो स्वीकार किया है आपका वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण से संबंधित जो जो प्रश्न आपके पूर्व परीक्षाओं में आए हैं वो सारे आपको अलग से ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न आगे आएंगे, क्योंकि इनमें सब्जेक्टिविटी रहती है। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्रम ना हो के कोई दूसरा क्रम भी हो सकता है, लेकिन जो क्रम इन्होंने स्वीकार किया है तो उसके पीछे उनका अपना एक माइंड है, सेट हुआ है। तो उस आधार पे आपको उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आगे के प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान करें। तो 4 पार्ट जो दिए गए हैं इसमें हम देखें, जैसे प्रदर्शन, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण और चर्चा। मूल्यांकन जो भी होता है वो सबसे लास्ट में किया जाता है, इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन की दृष्टि से हम देखें तो बी आपका लास्ट में आना चाहिए, ये हो गया। फिर देखें कि चर्चा जो है आपकी वो तो पहले नहीं आएगी, प्रदर्शन हो सकता है, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण इज एक्सप्लेनेशन, कि जो पार्ट हम कराएंगे, उनको सिखाना चाह रहे हैं प्रशिक्षण में, उसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन सबसे पहले, तो उस आधार पर आपका ए बना, आपका ये पार्ट हुआ। आपका 3 स्पष्टीकरण मतलब सी था आपका, तो सी मतलब आपका थर्ड वाला पार्ट हुआ, तो सी हो गया। उसके बाद में आपका स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन करने के बाद में प्रदर्शन करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद में उस पर कोई चर्चा करनी है प्रश्नोत्तर रूप में, वो चर्चा हो जाएगी, और सबसे अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है क्रिया का। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन बनता है CADB। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें आपको विचारपूर्वक ही उत्तर देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, ये योग दर्शन से है। योग दर्शन की विभूति पाद में पुरुष ज्ञान के पश्चात 6 सिद्धियां बताई हैं। इनसे भी कई बार 3-4 बार प्रश्न आए हैं, कभी क्रम पूछ लेते हैं, कभी इनके विषय पूछ लेते हैं। तो प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां वहाँ पे क्रम से बताई गई हैं। तो उसमें अलग अलग उनके विषय भी हैं, जैसे वेदना है आपकी, आदर्श है, वार्ता है और श्रवण है। तो श्रवण का आपका शब्द के साथ में हो जाएगा। आदर्श है, आदर्श को संस्कृत में दर्पण बोलते हैं, तो आदर्श मतलब रूप हो जाएगा आपका। वार्ता यहाँ पे टेक्निकल है तो गंध हो जाएगा, और जो वेदना है उसका आपका स्पर्श हो जाएगा। इस आधार पे मैच करके होंगे। तो जैसे वेदना का स्पर्श है तो A का 4 हो गया, A का 4 देखो 1 से ही हो गया आपका। B का 1 रूप हो जाएगा। एक भी यदि आपको पता है तो उससे आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला आपका योग दर्शन से ही है, जैसे सत्य है आपका, ये यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य आपका यम में आ गया। तप में आपका आता है तप आपका क्रिया योग में, तपस्वाध्याय, ईश्व प्रणिधानानि क्रिया योग। और अभिनिवेश आपका क्लेश हो गया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश में आ जाएगा। और निद्रा आपकी चित्तवृत्ति है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः।
ठीक है, इस आधार पे आप मैच कर लीजिएगा, सिंपल ही है। ये वृत्तियां दे दी इन्होंने, उनका अर्थ दिया है। प्रमाण हमेशा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कराता है, क्योंकि प्रमाण शब्द का अर्थ होता है प्रमायाह करणम, और प्रमा बोलते हैं यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ जो अनुभव है उसका जो ज्ञान जिससे होता है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण मतलब यथार्थ ज्ञान। विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, ये हो गया। विकल्प बोलते हैं आपके काल्पनिक ज्ञान को, कि जो वास्तविक दृष्टि से एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन बुद्धिस्त उसकी सत्ता होती है, इसलिए उसको काल्पनिक ज्ञान कहा जाता है। निद्रा मतलब विचारों का भाव, मतलब जागृत अवस्था या स्वप्न अवस्था में जो विचार हमारे चल रहे थे उन विचारों का अभाव हो जाना निद्रा है, क्योंकि निद्रा में आता है ना अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति ही निद्रा, तो उस प्रकार से यहाँ पे विचारों का अभाव इन्होंने लिखा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस आधार पे आप मैच कर लीजिएगा, मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि इसका क्या बनेगा, आप मैच कर लीजिएगा। अगला भी योग दर्शन से, देखो मैत्री करुणा मुदिते का पिछले पेपर में भी आपका प्रश्न आया था, फिर दोबारा रिपीट किया है इन्होंने। तो मैत्री भाव किन किन के प्रति रखा जाता है? सुखी व्यक्तियों के प्रति, करुणा दुखी के प्रति, उपेक्षा पापकर्मी, मुदिता पुण्यकर्मी। ये पहले आ चुका है, उसी आधार पर आप देख लीजिएगा। ये आपका घेरंड संहिता से है। इस घेरंड संहिता के प्रश्न में कुछ गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की है। किसी किसी पेपर में इसको कैंसिल भी किया है, हो सकता है इसको बाद में कैंसिल किया हो, मुझे उतना ध्यान नहीं है। लेकिन घेरंड संहिता में जो लास्ट में समाधि की चर्चा आती है और उनके साधनों की चर्चा आती है, तो उसमें अलग अलग भेद हैं। एक व्याख्या में कुछ अलग दिया है, दूसरी व्याख्या में कुछ अलग दिया है, लेकिन जो स्वीकृत पार्ट है आपका वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, ये 6 प्रकार की समाधि आपकी घेरंड संहिता में बताई गई है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। उसके उपाय बताए हैं। ध्यान योग जो है वो शांभवी मुद्रा से, नाद योग है क्योंकि भ्रामरी मुद्रा में नाद की उत्पत्ति होती है, तो नाद योग भ्रामरी मुद्रा से। खिचड़ी में हम रस का पान करते हैं तो उसमें रसानंद योग आ जाएगा। योनि मुद्रा में लय हो जाता तो लय सिद्धि योग, भक्ति से भक्ति योग और मनोमूर्छा से राजयोग। लेकिन इसके आधार पे जब हम यहाँ पे देखते हैं तो वो पार्ट आपका मैच नहीं होता है। इन्होंने जो आंसर स्वीकार किया है वो आंसर अलग है आपका, और उस आधार पे बस आप ये याद रखें कि क्या आपका स्वीकृत पार्ट है। हो सकता है इस क्वेश्चन को बाद में कैंसिल किया गया हो, तो आपका जो सही पार्ट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने जो स्वीकार किया है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने ध्यान योग को शांभवी मुद्रा से स्वीकार किया है, और जो बी का इन्होंने 4 माना है, तो नाद योग का खेचरी मुद्रा, जबकि खेचरी मुद्रा का आपका रसानंद योग होना चाहिए था, नाद योग आपका भ्रामरी मुद्रा का होना चाहिए था। सी का इन्होंने 3 माना है, शांभ सी का ये भक्ति योग मतलब शांभवी मुद्रा, सॉरी सी का आपका 1 माना मनोमूर्छा। तो भक्ति योग के लिए भक्ति था, मनोमूर्छा नहीं था, मनोमूर्छा के लिए राजयोग था। तो ये सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो हो सकता है कि कुछ गलत किया गया हो, आप वो ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं कैंसिल करता हूँ 65 वाला। आगे का देखिएगा, अगला एनाटॉमी का है, तो इंग्लिश से देखते हैं हम कि अलग अलग आपकी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स दिए हैं, तो उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स आपके सीक्रेट होते हैं वो आपको मैच करना है। पेनक्रियाज से प्रसिद्ध आपका इंसुलिन का स्राव होता है, ये है। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 का स्राव होता है, तो T3 को थायरोक्सिन कहते हैं, तो आपका बी का 3 हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके वैसोप्रेसिन का, जिसको ADHB कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसोप्रेसिन से कई बार प्रश्न आया है, ये भी पूछ सकते हैं, पूछा हुआ एक बार कि वैसोप्रेसिन किसे कहते हैं, तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का ही दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे कोर्टिकॉइड्स, जिसको कोर्टिसोलिस का मेन पार्ट है आपका, तो वो एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। इस हिसाब से आप मैच कर लेंगे, तो ए का आपका 4 बनेगा, बी का आपका 3 बनेगा। बी का 3 मतलब ये ऑप्शन हो गया आपका। अच्छा, ये भी मैच हो रहा है। सी में आपका था वैसोप्रेसिन, सी का 1 हो गया 1, तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अलग अलग विटामिन्स दिए हैं, मिनरल्स दिए हैं, उनके शरीर में क्या क्या क्रियाशीलता रहती है वो हमें बताना है। जैसे आयरन का आपको प्रसिद्ध है, ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है, तो डी का 2nd हो गया। देखो इतने से आंसर हो गया आपका डी का 2nd, 3rd ऑप्शन। जो विटामिन के है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक होता है। अलग से ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं अलग से भी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता है, तो विटामिन के की।
फिर आपका विटामिन डी है, ये आपका कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है, और कैल्शियम क्या करता है, बोन्स को स्ट्रोंग करता है। तो इस आदत से विटामिन डी को बिल्ड स्ट्रोंग बोन्स के साथ आप मैच कर सकते हैं। विटामिन ए की आंखों के लिए आवश्यकता होती है गुड विजन के लिए, तो वाइटल टू गुड विजन ये आपका थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये आपका सूर्य नमस्कार का पार्ट है जो आपके इसमें 10th यूनिट में आता है। अलग अलग आसन दिए हैं, नमस्कार आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तान आसन, अश्व संचालनासन। तो 12 आपके आसन हैं आपके सूर्य नमस्कार में, उनके अलग अलग मंत्र हैं। तो आपको मैच करना है कि किस आसन में किस मंत्र का पाठ किया जाता है। देखिए, ये सूर्य नमस्कार के आसन और मंत्र हैं। जैसे प्रणामासन में ओम मित्राय नमः, हस्त उत्तानासन में ओम रवये नमः, पाद हस्तासन में ओम सूर्याय नमः, अश्व संचालन में ओम भानवे नमः, पर्वतासन में ओम खगाय नमः, अष्टांगासन नमस्कारासन में ओम पूष्णे नमः, भुजंग में ओम हिरण्यगर्भाय नमः, पर्वत में ओम मरीचये नमः। फिर दोबारा से अश्व संचालन में ओम आदित्याय, पाद हस्तासन में ओम सवित्रे, और हस्त उत्तानासन में ओम अर्काय नमः, और अंत में जो प्रणामासन आता ओम भास्कराय नमः। ये अलग अलग मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो उस आधार पर हम मैच करते हैं आपका। तो नमस्कार आसन जिसको प्रणामासन भी कहते हैं, उसमें आपका ओम मित्राय नमः आ जाएगा। बी है आपका पाद हस्तासन, उसमें आपका ओम सूर्याय नमः आ जाएगा। सी आपका हस्त उत्तानासन है आपका, उसमें ओम रवये नमः आ जाएगा। और अश्व संचालनासन में आपका आ जाएगा ओम भानवे नमः। इस आधार पे आपका सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये आपके 9th यूनिट जो है टीचिंग वाली, उसमें अलग अलग सिद्धांत आपके दिए गए हैं। इंग्लिश से आप इसको देख सकते हैं कि जो थ्योरीज उनके द्वारा दी गई थी वो थ्योरी आपकी यहाँ पर है। तो इसमें जैसे ओपेरेंट कंडीशनिंग है, दो प्रकार की कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपेरेंट। तो क्लासिक वाली जो है वो अलग है, ओपेरेंट वाली बात की जा रही है। तो ओपेरेंट कंडीशनिंग आपकी स्किनर की थियोरी है। ट्रायल एंड एरर जो आपकी लर्निंग है वो थॉर्न लाइक की है। लर्निंग बाय कंडीशनिंग है और लर्निंग बाय इंसाइट है। तो लर्निंग बाय कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये पेवलोव की हो जाएगी। और लर्निंग बाय इंसाइट है, ये कोहलर की थ्योरी है। इस आधार पे आप मैच कर सकते हैं। तो ए का हो गया आपका 4, ए का 4 ये हो गया आपका। और सी में हम देखें तो लर्निंग बाय इंसाइट कोहलर होगी 2 वाली। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाता है कि 69 का आपका 3, आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये अलग अलग वेव्स दी है। नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है आपका, अल्फा बीटा थीटा और डेल्टा। तो इन वेव्स की स्थिति में क्या क्या स्थिति रहती है शरीर की, वो इन्होंने पूछा है। तो जो अल्फा वेव है आपकी नर्वस सिस्टम के आधार पे देखें तो जब हम रिलैक्स्ड स्थिति में रहते हैं, आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उस स्थिति में आपकी अल्फा वेव आपकी उत्पन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ ग्रंथों में ऐसा भी रहता है और ये पूछा भी गया, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि ध्यान की स्थिति में अल्फा तरंगी उत्पन्न होती हैं, वो भी पार्ट है आपका, वो भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि अल्फा के साथ साथ में वहाँ पर दूसरी तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। तो वो अब हम देखेंगे आगे कि जैसे आपका थीटा तरंगे हैं आपकी, वो भी मेडिटेशन की स्थिति में उत्पन्न होती है। तो सी का आप 4 मैच कर सकते हैं। जो आपकी बीटा जो आपकी तरंगे हैं वो आपकी एजिटेशन का अभिप्राय आप ये ले सकते हैं कि जब नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी एक्टिव है, सामान्य एक्टिव नहीं है, जब काफ़ी एक्टिव होता है तो वो थोड़ी एक उत्तेजना की स्थिति आप कह सकते हैं। तो उस समय आपकी बीटा तरंगे रहती हैं। और जो डेल्टा तरंगे हैं जब आप डीप स्लीप में होते हैं, जागृत अवस्था में नहीं होती हैं ये, जब डीप स्लीप में, यहाँ पे उन्होंने डीप स्लीप ना लिख के सुपर कॉन्शियसनेस, जब आप उच्च चेतना के स्तर पे हो, बिल्कुल एक अलग लेवल पे हैं चेतना के, तब आपकी डेल्टा तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो उसी आधार पर मैच करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका बनता है। तो अल्फा आपकी रिलैक्स फॉर्म में है, बीटा आपकी है जब नर्वस सिस्टम एक्टिव है मतलब एजिटेशन वाला, थीटा आपकी मेडिटेशन के संदर्भ में है, और डेल्टा आपकी डीप स्लीप अर्थात सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति में उत्पन्न होती है। आगे आपका पैराग्राफ दिया है, बहुत सिंपल पैराग्राफ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसके केवल प्रश्न आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इनका बनेगा। मोक्ष का अर्थ क्या है आपका, तो कर्तव्य भाव भी नहीं है, केवल आनंद भी नहीं है, भौतिक आवश्यकताएं भी नहीं है, आध्यात्मिक बोध।
अगर आध्यात्मिक बोध ना लिख के कुछ और गलत लिखा होता तो आनंद को भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन आनंद और आध्यात्मिक बोध की दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक बोध को मोक्ष का अर्थ स्वीकार किया जा सकता। आप पैराग्राफ में देख लीजिएगा, आध्यात्मिक बोध ये लिखा था। मोक्ष मतलब क्या है आपका? आध्यात्मिक बोध, डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। मानव व्यक्तित्व की सुरुचिपूर्ण आकांक्षाओं को क्या कहा जाता है? आकांक्षा मतलब कामनाएं, तो 2 आपका काम हो जाएगा, आप मैच देख लीजिएगा करके। जीवन के उच्चतर उद्देश्यों की दिशा में प्रगति के लिए धन अर्जन, धन अर्जन मतलब अर्थ हो गया आपका, अर्थ का पार्ट आ जाएगा। आध्यात्मिक उपलब्धि किसके बिना संभव नहीं है? तो इन्होंने ऊपर नैतिक गुण लिखा है कि नैतिक गुणों के बिना लिखा, नैतिक गुणों के बिना आध्यात्मिक उपलब्धि संभव नहीं है, तो आपका नैतिक गुण आंसर हो जाएगा। और जीवन के सभी 4 ध्येयों की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या? अष्टांग योग। ये भी ऊपर उन्होंने लिखा कि बिना अष्टांग योग के हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका नवंबर 2017 का पार्ट है, मतलब 2017 के जनवरी और नवंबर के पूरा जो क्वेश्चन का पार्ट था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसमें 2018 के जो प्रश्न हैं उन पे हम फोकस करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।